नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, उस जनरल कैरेक्टर्स से आगे आज हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप है उनका अन्य पादप समूह यानी उसके आसपास, जैसे नीचे की तरफ हम देखें तो लोअर प्लांट्स शैवाल और ऊपर की तरफ ब्रायोफाइटा से हम देखें तो इनसे जो विकसित पादप समूह है वो है टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो शैवाल और टेरिडोफाइट्स के मध्य में है, जो अपनी स्थिति रखते हैं। तो इस प्रकार के पादप समूह में दोनों पादप समूह यानी शैवाल और टेरिडोफाइटा के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम इन पादप समूहों के साथ में ब्रायोफाइटा की जो बंधुता है उस बंधुता का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स का शैवालों अर्थात एल्गी से क्या समानता है ना। बंधुता के अंतर्गत हम उसकी उन दोनों पादप समूहों के बीच में पाई जाने वाली समानताएं एवं असमानताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शैवालों से क्या समानता है। समानताओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप के अंदर शैवाल और ब्रायोफाइट्स दोनों ग्रुप्स के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड अर्थात थैलस के रूप में होती है। और ये थैलस होता है, यह इन पादपों की मुख्य पीढ़ी अर्थात गैमेटोफाइट होता है। इन पादप समूह के पादपों के अंतर्गत जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उन पिगमेंट्स के अंतर्गत हम बात करें तो दोनों पादप समूह अर्थात ब्रायोफाइट्स और एल्गी के अंदर वर्णक है जो क्लोरोफिल ए और बी और साथ ही साथ कैरोटीन अल्फा व बीटा व जेंथोफिल पाए जाते हैं। तो ये है जो वर्णकों में इन पादप समूह के अंतर्गत हमें समानता देखने को मिलती है। वर्णक के अंतर्गत हम देखें तो क्लोरोफिल ए और बी हमें क्लोरोफाइट्स में देखने को मिलता है। अन्य शैवाल वर्ग के अंतर्गत हमें क्लोरोफिल ए के साथ में अन्य क्लोरोफिल जैसे सी डी ई है ना इत्यादि देखने को मिलते हैं। पायरिनोइड्स, शैवालों में पायरिनोइड एक सामान्य संरचना है जो कि क्लोरोप्लास्ट के साथ में संबंधित होती है, जिसका कार्य स्टार्च निर्माण से संबंधित होता है। ब्रायोफाइटा की हम बात करते हैं तो एंथोसिरोटेल्स गण के जो सदस्य है उन सदस्यों के अंतर्गत हमें पायरिनोइड देखने को मिलता है। स्टोरेज फूड दोनों पादप समूह के अंतर्गत जो आपके शैवाल है और ब्रायोफाइटा है दोनों के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस के उपरांत जो एक्स्ट्रा फूड का निर्माण होता है वो फूड है जो इन दोनों पादप समूहों के अंतर्गत मंड अर्थात स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। सवन उत्तक दोनों पादप समूहों के अंतर्गत नहीं पाए जाते। सवन उत्तक से हमारा तात्पर्य है कि जाइलम व फ्लोएम जो कि जनरली हम देखते हैं कि उच्च वर्गीय पादपों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, वो दोनों ही प्रकार के सवन उत्तक इन पादप समूहों के अंतर्गत अनुपस्थित अर्थात नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पौधे अधिक नमी एवं जलीय आवास के आसपास पाए जाते हैं। तो और साथ ही इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो आकार में छोटी होती है, इसलिए इन पौधों को इतनी सवन उत्तक की जल संचरण के लिए जरूरत नहीं होती है। मूल तंत्र की बात करें तो मूल तंत्र इनके अंतर्गत अनुपस्थित होता है, अर्थात इनके अंतर्गत उच्च वर्गीय पादपों के समान जड़ें इत्यादि नहीं पाई जाती है। जड़ों के स्थान पर ब्रायोफाइटा में हमें जो
मूलाभास इत्यादि देखने को मिलते हैं। कोशिका भित्ति की हम बात करते हैं तो दोनों ही पादप समूह अर्थात शैवाल और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और वो दोनों ही हैं जो संगठन और संरचना में समान होती है दोनों में। लैंगिक जननांगों के अंतर्गत निर्मित होने वाले युग्मक, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नर युग्मक, तो नर युग्मक को हम पुंगणु कहते हैं और दोनों के पादप समूह के अंतर्गत नर युग्मक पुंगणु होते हैं और पुंगणु को अंड तक निषेचन के लिए अर्थात पहुंचने के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः निषेचन दोनों ही समूह के पादपों के लिए, पौधों के लिए है जो जल की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। इस प्रकार जल अति महत्वपूर्ण घटक है निषेचन को संपन्न करने के लिए। जीवन चक्र की बात करें तो दोनों पादप समूह के अंतर्गत गैमेटोफिटिक स्टेज अर्थात युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, वो डोमिनेंट अवस्था होती है, मुख्य अवस्था होती है, जबकि जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वह युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है अर्थात अल्पकालिक होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके जीवन चक्र में दो है जो अवस्थाएं होती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, लेकिन युग्मकोद्भिद है जो वो मुख्य पीढ़ी होती है। इसके अलावा एक जो समानता है मोस के जो प्रोटोनिमा की तंतुनुमा थैलस से समानता, यानी ब्रायोफाइटा के अंदर हम पढ़ते हैं लोअर ग्रुप में लिवरवर्ट पढ़ते हैं और हायर ग्रुप में हम मोस को देखते हैं। तो मोस के अंदर जैसे फ्यूनेरिया वगैरह आदि है, इनके जब बीजाणु अंकुरित होते हैं तो बीजाणु अंकुरित होने पर एक तंतुनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ये तंतुनुमा संरचना शैवालों के थैलस से सिमिलरिटी प्रदर्शित करती है। इससे हमें एक आभास होता है कि ये जो प्रोटोनिमा है ये है जो एक ऐसे कह सकते हैं हम कि ये जो शैवालों के समान लक्षण दिखाई पड़ता है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार के पादपों का उद्भव शैवाल जैसे पूर्वजों से हो सकता है। ये एक हाइपोथेसिस हमारी सोच। अब हम देखते हैं शैवालों के अंतर्गत समानताएं हमने देख ली। अब ब्रायोफाइटा की शैवालों से क्या असमानताएं हैं, ऐसे कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं जो इन ब्रायोफाइट्स को एल्गी से अलग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एल्गी होती है यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फिलामेंटस, स्यूडोपेरेन्काइमेटस है ना प्रकार की होती है, यानी उनका जो थैलस होता है या तो एक कोशिकीय होगा, जैसे आप क्लेमाइडोमोनास वगैरह देखते हो, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, एक्टोकार्पस वगैरह देखते हो, तंतुनुमा है ना, और इलोथ्रिक्स वगैरह इस प्रकार देखते हो आप, स्पाइरोगायरा वगैरह, और आभासी मधुतकी है ना। और जबकि ब्रायोफाइट्स होता है उनके अंदर थैलस होता है तो मधुतकी कोशिका को बड़ा होता है। साथ ही साथ इनके अंदर जो गेमेटोफिटिक बॉडी होती है वह थैलस के रूप में, थैलस से हमारा तात्पर्य एक ऐसी संरचना जिसके अंतर्गत हमें जड़, तना और पत्ती के अंदर कोई विभेदन देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की संरचना को हम थैलस कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में हमें थैलस भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ पर्णिल संरचना यानी पर्णिल उद्भिद भी देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत एक अक्ष होती है और अक्ष के ऊपर है जो लीफ लाइक उपांग जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें थैलस के अंतर्गत उसकी संरचना में विशेषता के साथ साथ उसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की प्रकृति में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि अधिकांश जो एल्गी होती है वो जलीय होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते हैं। और इसी के साथ ही हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को प्रथम स्थलीय पादप के नाम से भी जाना जाता है, यानी सबसे पहले जो लैंड पर विकसित होने वाले जो प्लांट्स है वो है जो ब्रायोफाइट्स को
श्रेय दिया जाता है। मूलाभास शैवालों में अनुपस्थित जबकि ब्रायोफाइटा में उपस्थित होते हैं। मूलाभास मतलब जब हम इनके ब्रायोफाइट्स का थैलस देखते हैं तो थैलस की जो निचली सतह जो जमीन की तरफ होती है ना, वेंट्रल सरफेस, उस वेंट्रल सरफेस पर हमें है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो हमें मूल का आभास कराती है, लेकिन वास्तव में ये सत्य मूल नहीं होती है और इन संरचनाओं को हम मूलाभास कहते हैं। और ये मूलाभास जमीन से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके थैलस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की संरचनाएं अर्थात मूलाभास ऐसी संरचनाएं हमें शैवालों के थैलस के साथ में देखने को नहीं मिलती है। रंध्र स्टोमेटा या फिर ऐसे कह सकते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर, शैवालों में ऐसे कोई भी पोर वगैरह हमें थैलस के अंदर का देखने नहीं मिलते, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर पोर है जो उपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन तथा जनन की बात करते हैं तो शैवालों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी जनन की बात करें उसमें कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत कायिक और लैंगिक जनन होता है। इस ब्रायोफाइट्स में हमें अलैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है, यानी इनके अंदर कोई ऐसे बीजाणु वगैरह नहीं बनते हैं जो कि है जो अलैंगिक जनन को संपन्न करते हो। जबकि शैवालों के अंतर्गत हमें देखा था कि वहां हमें विभिन्न प्रकार के बीजाणु देखने को मिलते हैं जो अलैंगिक जनन में सहायता करते हैं। जननांग जो शैवालों में होते हैं वो यूनिसेल्युलर अर्थात एक कोशिकीय व बंधीय कोशिकाओं का जैकेट उनके चारों तरफ नहीं पाया जाता है, यानी उनके जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय और नग्न होते हैं, उनके चारों तरफ कोई ये जो बंधीय कोशिकाओं का आवरण वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि ब्रायोफाइट्स में उसके भिन्न विपरीत है ना, जननांग बहुकोशिकीय होते हैं, साथ ही साथ जननांग चारों ओर से बंधीय कोशिकाओं के आवरण से ढके रहते हैं, अर्थात इन जननांगों के चारों ओर बंधीय कोशिकाओं का जैकेट या आवरण पाया जाता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो शैवालों में हमें 3 प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। समयुग्मकी, यानी इस प्रकार के लैंगिक जनन के अंतर्गत नर और मादा युग्मक जो आपस में संलयन करते हैं, फ्यूज होते हैं, वो है जो समान होते हैं आकारिकी रूप से। असमयुग्मकी, यानी इस प्रकार के युग्मन की प्रक्रिया में जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो आकारिकी रूप से असमान होते हैं। फिर होते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का प्रकार से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार की संलयन प्रक्रिया के अंतर्गत नर युग्मक और चलायमान होते हैं, जबकि मादा युग्मक अचल और एक अंड के रूप में है जो अंडदाने के अंदर निहित होता है। जबकि ब्रायोफाइट्स की हम बात करते हैं तो वहां हमें केवल विषम युग्मक की प्रकार का अर्थात प्रगत प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप अर्थात नर और मादा युग्मक जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उनके संलयन के पश्चात शैवालों में जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट है जो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, अर्थात युग्मनज तुरंत अंकुरित नहीं होता है बल्कि वो है जो विश्रामावस्था में चला जाता है। जबकि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज है जो सीधे ही अंकुरित हो जाता है, अर्थात युग्मनज के अंतर्गत विश्रामावस्था का अभाव होता है। अब हम देखते हैं कि लैंगिक जनन की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें नर और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं, मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि शैवालों में भ्रूण निर्माण नहीं होता है, अर्थात युग्मनज सीधा ही है जो आगे अंकुरित होकर के नए पादप थैलस को जन्म देता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से बाद में है जो नए थैलस का निर्माण होता है। शैवालों में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों है जो स्वतंत्र होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है।
शैवालों के अंदर आप देखोगे तो आपको आकारिकी रूप से समान और असमान, है ना, भी हो सकते हैं। तो आपको वहां पर दोनों पीढ़ियां, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है जो आपको इंडिपेंडेंट है जो देखने को मिलते हैं। जबकि आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हो तो इसमें मुख्य पीढ़ी है जो गेमेटोफाइट होती है, और गेमेटोफाइट पीढ़ी जो होती है उसके ऊपर ही है जो आपके स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणुविद पीढ़ी है जो आश्रित होती है, यानी वो है जो अपना उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो भोजन और अन्य जल एवं खनिज लवणों की आवश्यकता के लिए युग्मकोद्भिद पर डिपेंड रहती है। तो अब हम नेक्स्ट जो आगे देख रहे हैं वो देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स की इनसे विकसित पादप समूह जो टेरिडोफाइटा है, उस टेरिडोफाइटा पादप समूह के सदस्यों के साथ में ब्रायोफाइट्स की अंदर बंधुता के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। समानताओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि दोनों पादप समूह में स्थलीय प्रकृति का स्वभाव होता है, यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर भी हमें स्थलीय प्रकृति देखने को मिलती है, और टेरिडोफाइट्स तो स्थलीय प्रकृति की होती है, वो इनसे भी एडवांस होते हैं स्थल प्रकृति में रहने के अनुकूलन के हिसाब से। टेरिडोफाइटा के साइक्लोफाइटेल्स गण में ब्रायोफाइटा के समान मूल व पर्ण अनुपस्थित। हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स है जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंतर्गत हमें जड़, तना, पत्तियां देखने को मिलती है, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं होती है। लेकिन फिर भी टेरिडोफाइट्स के जो प्रिमिटिव ग्रुप्स है, जैसे साइलोफाइटेल्स गण है, उस गण के अंदर सदस्य है, उन सदस्यों के अंतर्गत ब्रायोफाइटा के समान मूल व पर्ण अनुपस्थित है। मूल ट्रू रूट्स तो नहीं होती है, लेकिन मूलापास लाइक स्ट्रक्चर। जननांग दोनों ही पादप समूहों के अंतर्गत हमें बहुकोशिक व जैकेट युक्त देखने को मिलते हैं। साइलोफाइटेल्स गण के सदस्यों की कोल्यूमिला युक्त शीर्षस्थ बीजाणुधानियां मोस के कैप्सूल से समानता दर्शाती है। साइलोफाइटेल्स गण के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर जो बीजाणुधानी होती है, और बीजाणुधानी के अंतर्गत जो बीज में बंध्य कोशिकाओं से निर्मित जो एक पीलर टाइप स्ट्रक्चर होती है उसको हम कोल्यूमिला कहते हैं। ये कोल्यूमिला जो बीजाणुधानी में पाई जाती है उनके प्रकीर्णन में सहायता करती है। विकासीय दृष्टि से वैज्ञानिकों ने माना है कि ये बीजाणुधानियों में कोल्यूमिला की उपस्थिति मॉस के कैप्सूल से समानता पड़ती है। मॉस स्फेग्नम वगैरह जो अपन देखते हैं, फ्यूनेरिया वगैरह ना, उनके अंतर्गत जो कैप्सूल बनता है उस कैप्सूल से ये समानता दर्शाती है, क्योंकि उसके कैप्सूल के अंतर्गत ही है जो हमें कोल्यूमिला देखने को मिलती है, और इनके अंदर भी है जो कोल्यूमिला देखने को मिलती है। तो इससे हमें आभासी होता है कहीं विकासीय दृष्टि से कहीं न कहीं इन पादपों में आपस में कोई न कोई लिंक रहा होगा। दोनों पादप समूह में जो नर युग्मक पुमणु वो फ्लेजिलेटेड अर्थात उनके अंतर्गत कशाभिकाएं पाई जाती है, तथा निषेचन के लिए दोनों पादप समूह को जल की आवश्यकता होती है। युग्मनज में विश्रामावस्था का अभाव तथा भ्रूण निर्माण पाया जाता है। लैंगिक युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाता है, अर्थात युग्मनज है तो तुरंत है जो अंकुरित होकर के अर्थात आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। दोनों पादप समूहों में विषम रूपी पेडी एकांतरण पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट्स दोनों के अंदर में विषम रूपी पीडी एकांतरण देखने को मिलता है। विषम रूपी पीडी एकांतरण से हमारा तात्पर्य है कि इनके जीवन चक्र में हमें दो अवस्थाएं को देखने को मिलती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो युग्मक धारण करती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो बीजाणु धारण करती है। तो दोनों पीढ़ियां आकारिकी रूप से काफी भिन्न होती है, इसलिए जब इन दोनों पीढ़ियों के बीच में जैसे गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट से पुनः गेमेटोफाइट बन रहा है ना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दोनों आकारिकी रूप से भिन्न पीढ़ियों के बीच में इस प्रकार से एकांतरण होता है तो इसको हम विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स की इन टेरिडोफाइट्स के साथ में क्या असमानताएं हैं। तो ब्रायोफाइटा में हम देखते हैं कि जो मुख्य बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में इसका उल्टा, मुख्य जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणुद्विद पीढ़ी है जो मुख्य पीढ़ी होती है। ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस के रूप में अर्थात लिफी स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर एक्स और एक्स पर पाई जाने पतिनुमा संरचना, इस तरह की संरचना भी हो सकती है। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत जो प्लांट बॉडी होती है वह जड़, तना और पत्तियों में हमें विविधता देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट्स में सामान्य उत्तक अनुपस्थित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में सामान्य उत्तक उपस्थित होते हैं। हम पहले पढ़ चुके ब्रायोफाइट्स में जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो थैलस छोटा होता है और जमीन से चिपका हुआ है अर्थात नम जलीय आवास में पाया जाता है। तो उनको है जो जल का लंबी दूरी तक है जो संचरण नहीं करना होता है, तो उनके अंतर्गत है जो सामान्य उत्तकों का विकास नहीं होता है। जबकि टेरिडोफाइट्स प्लांट्स आकार में काफी बड़े होते हैं और उनको नीचे से ऊंचाई तक है जो पौधे के वायवीय भागों तक जल को पहुंचाने के लिए सामान्य उत्तक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसके अंतर्गत सामान्य उत्तक उपस्थित होते हैं अर्थात विकसित प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में यांत्रिक उत्तक अनुपस्थित, जबकि टेरिडोफाइट्स में उपस्थित। यांत्रिक उत्तकों का कार्य है कि पौधे के अंगों को मजबूती और सहारा प्रदान करना। तो ब्रायोफाइट्स हम जानते हैं कि थैलस होता है तो वो शयन स्थिति में इस प्रकार से होता है, या फिर जो हाइट बहुत ही कम होती है अगर ऐसा कोई लीफी स्ट्रक्चर है तो, है ना, पर्णिल संरचना है तो उन्हें है तो यांत्रिक उत्तक की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेरिडोफाइट्स आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इन पौधों के अंतर्गत यांत्रिक उत्तक अनिवार्य है उनको सहारा और मजबूती प्रदान करने के लिए। ब्रायोफाइट्स पादप होते हैं वो सम बीजाणु, यानी उनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के बीजाणु धारने के अंदर एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। जबकि टेरिडोफाइट्स पादपों के अंतर्गत में बीजाणु धारने के अंदर दो प्रकार के बीजाणु देखने को मिलते हैं, जिसे हम सम बीजाणु और विषम बीजाणु कहते हैं। सम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों है जो आकारिकी में भिन्न होते हैं और इनके अंकुरण से आगे है जो प्रोथेलस का निर्माण होता है। ब्रायोफाइट्स में नर युग्मक जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो नर युग्मक होते हैं वह बाई या अपने ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीफ्लैजिलेट भी देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणुद्भिद होते हैं वह युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं, अपने भोजन और जल एवं खनिज लवणों की आवश्यकता के लिए जो बीजाणुद्भिद है वो युग्मकोद्भिद पर डिपेंड रहते हैं। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हम जानते हैं कि मुख्य पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है और बीजाणुद्भिद पीढ़ी है जो स्वतंत्र होती है, अर्थात वो अपना भोजन और जल एवं खनिज लवणों के लिए गैमेटोफाइट पीढ़ी पर डिपेंड नहीं रहती है। इसके अलावा कुछ और है जो शब्दावली में देखने को सुनने को मिलती है ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत। अपयुग्मन, अपयुग्मन से हमारा तात्पर्य है जिसको इंग्लिश में हम एपोगेमी कहते हैं। अपयुग्मन की घटना में बीजाणुद्भिद का जो विकास होता है वह युग्मकोद्भिद से बगैर युग्मक संलयन के होता है। अर्थात हम ऐसे कहें कि बीजाणुद्भिद का विकास युग्मकोद्भिद से सीधा होता है बिना किसी युग्मक निर्माण के। जब बीजाणुद्भिद का निर्माण युग्मकोद्भिद से सीधा होता है, इसका मतलब है कि युग्मकोद्भिद की कोई भी कोशिका या उत्तक बीजाणुद्भिद का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से जो बीजाणुद्भिद बनते हैं जो युग्मकोद्भिद से डायरेक्ट बनते हैं, तो सीधी सी बात है इस तरह के बीजाणुद्भिद जो हैप्लोइड तथा अल्पकालिक होते हैं। और अपयुग्मन हमें है जो फ्यूनेरिया, हाइग्रोमेट्रिका और
टोडोन, रेंडी तथा फिस्कोमीट्रियम पायरिफोर्मी आदि ब्रायोफाइट्स की जातियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी एक और है जो असामान्य घटना है, वो अपबीजाणुता। अपबीजाणुता से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार की घटना में बीजाणुद्भिद की कोई भी कायिक कोशिका सीधे ही युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। अपबीजाणुता यानी बीजाणु का निर्माण होता ही नहीं है और बीजाणुद्भिद है तो सीधी युग्मकोद्भिद पीढ़ी को विकसित करता है। तो इस प्रकार की घटना में हम जानते हैं कि जब बीजाणु का निर्माण नहीं हो रहा है और बीजाणुद्भिद सीधी ऐसे युग्मकोद्भिद पीढ़ी को उत्पन्न कर रहा है, तो बीजाणुद्भिद की जो कोशिका होती है हम जानते हैं कि द्विगुणित होती है और इसकी कोशिका से बढ़ने वाला युग्मकोद्भिद होगा तो सीधी सी बात है, युग्मकोद्भिद कैसा होगा? द्विगुणित होगा। तो इस घटना को हम बोलते हैं अपबीजाणुता और अपबीजाणुता में एंथोसिरोस व फ्यूनेरिया की कई जातियों में देखने को मिलती है। धन्यवाद।